हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर, कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज प्रयागराज। हमने इससे पहले 2 वीडियो डाले थे। यूपी पीएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1994 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस संबंध में थे। आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, कमेंट भी किया, सब्सक्राइब भी किया, आगे भी करते रहें और अपने मित्रों को बताते रहें। हम कोशिश ये करेंगे कि 2010 तक के सभी प्रश्नों को यथासंभव उनका एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यूपी पीएससी 1995 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न व्हेन टीपीपी इज मैक्सिमम। टीपीपी माने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको टीपी भी कह सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट। दूसरा है एमपी बराबर एमए, एमपी इज मोर देन एपी और एमसी इज इक्वल टू एमपी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। मार्जिनल कास्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के जब बराबर हो जाती है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अनुसार वहीं पे मैक्सिमम लाभ होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये ग्राफ है और इसमें यहाँ पर मान लिया ये मार्जिनल कास्ट आ गई और ये यहाँ पे ये मार्जिनल रिटर्न है, तो ये वैल्यू में है। अगर जहाँ पर ये मैच कर जाएंगे, ये पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा। तो इस हिसाब से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में एमसी बराबर एमआर दिया हो या एमसी बराबर एमपी दिया हो, एक ही बात है, बाकी चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सीमांत लागत बराबर होगी सीमांत उत्पाद के। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ईपी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वुड बी। ये भी क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से है। जब आप ये ग्राफ देखते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, मान लिया ये टीपी है और ये जो है आपका एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, और ये आपका एपी है, एवरेज प्रोडक्ट का कर्व। तो कह रहा है कि द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज कहाँ होती है? जहाँ एपी एमपी को काटता है। तो इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये हो गई सेकेंड स्टेज, ये यहाँ से यहाँ तक। तो सेकेंड स्टेज में स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एपी बराबर होता है एमपी अपान एपी। तो एमपी अपान एपी, एमपी यहाँ कितना है? 1 मान लीजिए, 1 है, और एपी के इक्वल है तो वो भी 1 है, तो इसका मान आ जाएगा 1। यानी इसका इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेज सेकेंड इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वुड बी 1 होगी, जैसे कि मान निकला है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन लोच होगी तो 1 होगी और लोच इस हिसाब से निकल आएगी। तीसरा प्रश्न है, रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ लोन ऑफ ए फार्मर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। किसान कर्ज वापस करने की क्षमता के निर्धारण का आधार क्या है? आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। सरकार या बैंक कोई भी लोन देती है तो अचल संपत्ति को बंधक बनाती है। तो अगर ये पूछा जाए कि किस आधार पे रिपेइंग कैपेसिटी किसान की निर्धारित की जाती है, तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया होती है, क्योंकि किसान की जो ऑपरेशनल होल्डिंग होती है, जिस पे खेती करता है, उसी की मालियत निकाल करके उसका मूल्य आग करके उसी हिसाब से बैंक या सरकार लोन देती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, टोटल कल्टीवेटेड एरिया या कुल कृषिगत क्षेत्र, और किसी आधार पे न बैंक न सरकार लोन देती है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, द फार्म बिजनेस इनकम इज। जो हमारा फार्म का पूरा बिजनेस होता है उसकी आय में क्या क्या शामिल होता है? तो पहला है फार्म नेट इनकम, द फार्म एक्सपेंडिचर, द फैमिली लेबर इनकम, द फार्म नेट इनकम प्लस अनपेड चार्जेज ऑफ फैमिली लेबर प्लस इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल। तो फार्म बिजनेस नेट इनकम नहीं होती है, न तो एक्सपेंडिचर होता है। फैमिली लेबर इनकम केवल नहीं होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, द फार्म नेट इनकम प्लस अनपेड चार्जेज ऑफ फैमिली लेबर और इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल का अर्थ ये है कि जो आप पूंजी किसी फार्म व्यवसाय में लगा रहे हैं, यदि वो न लगाते किसी बैंक में जमा कर देते तो उससे आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहता, तो उसकी भी गणना की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल, अपनी पूंजी पर उस पर जो ब्याज है। और अनपेड चार्ज ऑफ फैमिली लेबर से स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे परिवार के लोग होते हैं उनको हम कुछ पे नहीं करते हैं, लेकिन वो
बिजनेस में सहायता करते हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है बिजनेस में। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें शामिल होंगी, नेट इनकम, अनपेड चार्ज ऑफ फैमिली लेबर, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल, प्रतिशत की शुद्ध आय, पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी और स्व पूंजी पर ब्याज। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। 5वां प्रश्न है कि लेवल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज अवेलेबल एट फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, नॉन ऑफ द अबव। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये टीपी टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है, इसके जब ये मान लिया ये इस तरीके से आता है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और ये जाता है आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व, तो ये जहाँ दोनों मैच करते हैं उसी को सेकेंड स्टेज कहते हैं। इसमें चूँकि हम जब इकाई लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है, इसीलिए ये पहली स्टेज इराशनल हो जाती है, सेकेंड में घटता है, लेकिन इसी में डिसीजन लेने की स्थिति होती है और इसमें नेगेटिव चला जाता है तो सेकेंड स्टेज मुख्य रूप से होती है। तो इसमें सेकेंड स्टेज बी ऑप्शन सही होगा। उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है उत्पादन की सेकेंड अवस्था में। 6ठा प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बजटिंग वुड यू एडवाइज टू ए न्यू प्लानर। न्यू प्लानर मतलब कोई अपने फार्म पे नई प्लानिंग कर रहा है तो पूरी तरीके से उसको बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट दो तरीके का होता है, एक होता है पार्शियल बजट, एक होता है कंप्लीट बजट। तो कोई नया इंटरप्राइज अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी फुल बजटिंग की ज़रूरत होगी, कंप्लीट बजटिंग की ज़रूरत होगी। जब कोई पार्शियल रद्दो बदल करते हैं, जैसे कोई न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जो है पार्शियल बजटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ न्यू प्लानर है तो इसको मतलब कंप्लीट बजटिंग की ज़रूरत होगी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी में भी लिखा है निम्न प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर, तो नया जब है तो कंप्लीट बजटिंग की ज़रूरत होगी, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण बजटिंग।